आखिरकार बच्चों की मेंटल हेल्थ बिगाड़ रहे सोशल मीडिया पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने मन बना लिया। सरकार ने इसके लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया है और इस पर 18 फरवरी तक लोगों से आपत्तियां और सुझाव मांगे गए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई में सोशल मीडिया बच्चों की सेहत पर भारी पड़ रहा है? इस पर लगाम कसने का सही समय किस तरह से आया है? सवाल यह है कि लगाम कसी कैसे जाए। पूरी दुनिया में इस बात पर बहस हो रही है कि छोटे बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया जाए। ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने इस दिशा में कई ठोस कदम भी उठा दिए हैं कानूनन, लेकिन क्या कंप्लीट बैन ही सॉल्यूशन है? और क्या ये सॉल्यूशन भारत सरकार के दिमाग में भी है या कुछ और बातें चल रही हैं? विस्तार से करेंगे खास मेहमानों संग चर्चा। पहले देखिए ये रिपोर्ट। अठारह साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार ने अब इस पर नकेल कसने का मन बना लिया है। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसे लेकर एक ड्राफ्ट भी जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक अगर कोई 18 साल से कम उम्र का बच्चा सोशल मीडिया पर नया अकाउंट खोलना चाहता है तो उसे इसके लिए अपने पेरेंट्स की मंजूरी लेनी होगी। फिलहाल तो सरकार ने ये अंकुश लगाने से पहले मसौदे पर लोगों की राय मांगी है। 18 फरवरी तक लोग अपनी राय सरकार को दे सकते हैं और ड्राफ्ट में शामिल मुद्दों पर अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। सरकार इन आपत्तियों को देखेगी और सुझावों को समझेगी और जरूरी हुआ तो इन आपत्तियों और सुझावों को अपने मसौदे में शामिल भी कर सकती है। आखिर सोशल मीडिया पर बच्चों को लेकर अंकुश लगाने की ये जरूरत क्यों पड़ी? ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल बच्चों को जहां मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छे खान पान की खुराक जरूरी होती है, वहीं अब ये खुराक सोशल मीडिया की भेंट चढ़ गई है। बच्चों का जो समय खेलने कूदने और पढ़ने लिखने में लगना चाहिए वो अब फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे सोशल ऐप पर जाया हो रहा है। तो ऐसे में क्या ये नौनिहाल देश की तरक्की की नींव को मजबूती दे पाएंगे? पेरेंट्स के सपनों को पूरा कर पाएंगे? हेल्दी इंडिया के ड्रीम को साकार कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे अगर हमारे नौनिहालों को सोशल मीडिया से दूर रखा जाए। उन्हें सोशल मीडिया पर उतना ही वक्त दिया जाए जिससे उनकी मेंटल हेल्थ पर बुरा असर न पड़े। खासकर सोशल मीडिया पर कचरे की तरह फैले कंटेंट बच्चों के दिलो दिमाग को तेजी से बीमार करने का काम कर रहे हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई पर असर तो पड़ ही रहा है, साथ ही हिंसा और अश्लीलता से जुड़े कंटेंट से बच्चे उग्र भी हो रहे हैं। वहीं ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि बच्चे समय से पहले परिपक्व हो रहे हैं। बच्चों से जुड़ी घरेलू हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं। बच्चों में बढ़ता चिड़चिड़ापन और अवसाद के अलावा बिगड़ती मेंटल हेल्थ भी इसका एक बड़ा कारण है। वहीं बच्चे सोशल लाइफ से भी कटते जा रहे हैं। ऐसे में बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को सही दिशा देने के लिए सरकार का ये प्रयास निश्चित तौर पर मील का पत्थर साबित होगा और इससे बच्चों की मेंटल हेल्थ से जुड़े मामले कम होंगे सो अलग। ऑस्ट्रेलिया पहले से ही 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को प्रतिबंधित कर चुका है और इसी कड़ी में नॉर्वे भी 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन करने पर विचार कर रहा है। ऐसे में भारत में इस तरह का कोई कानून बनता है तो निश्चित तौर पर हमारे नौनिहालों को सोशल मीडिया के कचरे कंटेंट से मुक्ति मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत करते हैं विराग गुप्ता जी का। जाने माने साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। बहुत बहुत स्वागत है विराग जी आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं विजय पाल डालमिया साहब, जाने माने एडवोकेट हैं आप, सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डालमिया सर शो पे। विराग जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। जो सबसे ज़्यादा जो चर्चा में रहा है ये पूरा का पूरा इशू, और इसमें अब जो धुरी है वो आकर रुक गई है पेरेंटल कंसेंट फॉर चिल्ड्रंस अकाउंट। ये अब लग रहा है कि सरकार इस दिशा में ज्यादा जा रही है बजाय कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन की तरफ। आपको लगता है कि ये एक ज्यादा बेहतर उपाय है? दीपक जी, बच्चे मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं और उनको सिम कार्ड माँ बाप के नाम ही मिलता, उनके नाम नहीं मिलता। ये कानूनी स्थिति है। और 18 साल से कम उम्र के बच्चे गुटखा नहीं खा सकते हैं, वो शराब नहीं पी सकते हैं, वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में शामिल नहीं हो सकते हैं। और बालिग होने की अपनी एक उम्र है और इसके पीछे जो पर्पज़ था कि एक एग्रीमेंट होता है कंपनियों के साथ और बच्चों का, तो वो बच्चे एग्रीमेंट नहीं कर सकते, इसलिए पेरेंट्स के माध्यम से हो सकता है, जैसे कि संपत्ति को पेरेंट्स के माध्यम से खरीदी जा सकती है। लेकिन ये थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड में जाना जरूरी है। अगर हम कहें 9 दिन चले 2.5 कोस या बीरबल की खिचड़ी, तो ये यूपीए के समय में ये शुरुआत हुई थी जब डेटा सुरक्षा कानून बनने की शुरुआत हुई थी।
और 2013 में गोविंदाचार्य जी की याचिका में जब दिल्ली हाई कोर्ट में हमने बहस की थी तो उस पर यह बात आई थी कि अमेरिका के कानून के हिसाब से 13 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। ये कानून भारत में लागू होना चाहिए था, जिसे लागू नहीं किया गया। फिर बीजेपी की सरकार आई, पहले कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया 9 जजों का प्राइवेसी पे, दूसरे कार्यकाल में कानून बना डेटा सुरक्षा, अब तीसरे कार्यकाल में ड्राफ्ट नियम जारी हो रहे हैं। तो जब हम हर 6 महीने में मोबाइल का नया मॉडल ला रहे हैं और कानून को बनाने में लागू करने में इतनी सुस्ती है, सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिन ड्राफ्ट नियमों को जारी किया गया है वो कानून संसद से पहले से ही पारित हो गया है। जब संसद ने जो कानून पारित कर दिया है तो फिर नए सिरे से ड्राफ्ट नियमों पर चर्चा करके उस पर विमर्श करना, इसका मतलब कि सरकार की मंशा नहीं है। 15 करोड़ बच्चे सोशल मीडिया की वजह से गार्बेज इन गार्बेज आउट, कचरा उनके दिमाग में जा रहा है, कचरा ही निकल रहा है। तुम कैसे वैश्विक शक्ति बनेंगे, कैसे विश्व गुरु बनेंगे? और भारत सबसे बड़ा बाजार है और उस बाजार में ये कंपनियां खरबों रुपए बच्चों के इस्तेमाल से कमा रही हैं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। तो उन सब बातों को समझने की जरूरत है कि बच्चे ऑनलाइन गेम कैसे खेल सकते हैं, पैसे कैसे खेल सकते हैं। तो छोटी छोटी बातों पे पुलिस जुआ खेलने पे लोगों को पकड़ लेती है और यहाँ पर ऑनलाइन गेम, फैंटेसी गेम और सारी चीज़ों पे बच्चों के साथ प्रयोग हो रहे हैं। तो ये हमारी जो डेमोग्राफी है, ऑलरेडी हमारे यहाँ पर बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है और बच्चों को हम सोशल मीडिया में बर्बाद कर रहे हैं। पिछले साल ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर था ब्रेन रॉट। तो ब्रेन रॉट वाली समाज में हम कैसे आगे बढ़ेंगे? और संविधान के तहत सरकार की जिम्मेदारी है बच्चों के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक स्वास्थ्य को सुरक्षित करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल विराग जी, हमारे साथ डालमिया साहब भी हैं। डालमिया साहब, सबसे बड़ा सवाल ये है कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? इतने डाइवर्स रीजन्स हैं, इतने डाइवर्स कल्चर्स हैं हमारे यहाँ, इतना बड़ा आपको सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें आप ट्रैक करेंगे पेरेंटल कंसेंट को, आप वेरीफाई करेंगे आइडेंटिटीज़ को, आप इंश्योर करेंगे कंप्लायंस को। अब कैसे ये तय होगा कि साहब बच्चा जो कंटेंट देख रहा है उसमें पेरेंट्स की सहमति है या नहीं है? सिर्फ एक डिजिटली यस और नो आ गया, उस पर क्लिक कर दिया, ये भी नहीं पता आपको कि बच्चे ने ही आगे बढ़कर वो कर दिया है या सच में माँ बाप ने उसमें कॉन्सेंट दी है। तो सर, इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स ये इकोसिस्टम कैसे बनेगा? इम्प्लीमेंटेशन को लेकर आपको कोई शक सुबह है कि ये हो पाएगा? सर, मुझे पूरा शक है एंड पूरा जो डाउट है कि ये प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो पाएगा। रीजन जो है वो ये है कि इंडिया में एक तो लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा हाई नहीं है। जो सो कॉल्ड हम पेरेंटल कंसेंट की बात कर रहे हैं, बच्चे जो है आज के दिन इतने स्मार्ट हो गए हैं कि दे आर कैपेबल ऑफ मैनिपुलेटिंग देयर पेरेंट्स आल्सो। सेकेंडली, एक स्थिति ऐसी भी आती है जहां बच्चे जो है अपनी अगर सही एज का डिक्लेरेशन नहीं देते हैं अकाउंट बनाते वक्त, जो है उस वक्त जो है कैसे इस चीज को आप मैनेज कर पाएंगे। तीसरा एक क्वेश्चन ये उठता है कि मान लीजिए बच्चे ने अपनी सही एज का डिक्लेरेशन दे भी दिया, तो आगे आप इसका फर्दर इम्प्लीमेंटेशन कैसे जो है कंट्रोल कर पाएंगे? इसका एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। आज मैक्सिमम एप्स में या मैक्सिमम जगहों पे जहां हम जाते हैं, वेबसाइट्स पे या उनकी मेंबरशिप लेने के लिए हम जाते हैं, तो वहां एक प्रोविजन होता है कि भाई आप अपने जीमेल अकाउंट के थ्रू लॉगिन करना चाहते हैं और यू वांट टू मेक ए सेपरेट अकाउंट। So that is going to be a very big problem, huge problem, massive problem. The reason is कि ऐसी अवस्था में अगर आप एक जीमेल अकाउंट बनाने के बाद बाकी सारी जगह पे अकाउंट्स में ऑटोमेटिकली जो है लॉगिन कर पाएंगे, इस चीज को कैसे जो है मैनेज किया जाएगा, किस तरह से किया जाएगा, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है इस पर्टिकुलर। एब्सोल्युटली, वेल, बिल्कुल सही बात है सर। इनफैक्ट जब ब्लैंकेट बैन की भी बात हो रही थी, और हमारे साथ इस वक्त कनिष्क गौड़ साहब भी जुड़ चुके हैं, जाने माने साइबर सिक्योरिटी और पॉलिसी एक्सपर्ट हैं। कनिष्क, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप ही से मैं चर्चा अब आगे बढ़ा रहा हूँ। कनिष्क, आप ही के पास आऊँगा। हमने देखा कि ब्लैंकेट बैन की जब बात हुई दूसरे देशों में, ख़ास तौर से ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ पर एक बात होने लगी कि साहब आप ऐसे कैसे रेगुलेट कर सकते हैं उस दौर में जब हम डिजिटल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, डिजिटल अवेयरनेस की बात कर रहे हैं।
अब यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि हम ब्लैंकेट बैन तो नहीं करेंगे, बट पेरेंटल कॉन्सेंट हम करेंगे। उस पर सवाल सबसे बड़ा आ रहा है कि अभी भी तो इंस्टा या दूसरे जो हैं उसमें पेरेंटल कॉन्सेंट ज़रूरी है, उसमें भी एक ख़ास एज के बाद ही आप आ सकते हैं, लेकिन क्या एक्चुअली में हो रहा है? तो कैसे इतना बड़ा आइडिया हम इम्प्लीमेंट करेंगे? कनिष्क, आपको इसमें कुछ चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं? नहीं, देखिए, चैलेंज किसी भी नए क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी को लाने में आते हैं। जब हमारे देश में आधार आया था तभी भी चैलेंज आया था कि इतने लोगों का केवाईसी कैसे होगा, हर आम आदमी के पास आधार कैसे पहुंचेगा। जब डिजिटल लॉकर आया था तब बात हुई थी इतने लोगों का डिजिटल लॉकर कैसे बनेगा। जब हमारी डिजी यात्रा की ऐप आई थी तो बोला था डिजी यात्रा की ऐप कैसे आएगी। पर हमें समझना होगा कि हमारे देश के जो लोग हैं वो डिजिटली सचेत हैं बहुत सारे, और जीडीपीआर जैसे लॉ जब ईयू में आए थे तो उस टाइम पर भी बहुत सारे लोगों ने कंसेंट दी थी। अब उस कंसेंट को करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका है आप आधार के थ्रू केवाईसी कर लीजिए। अगर आधार के थ्रू आपको लगता है केवाईसी करना ठीक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट अलाउ नहीं करता है, तो आप अपना इलेक्शन कार्ड ले लीजिए या कोई ड्राइविंग लाइसेंस ले लीजिए जिसके थ्रू आप केवाईसी कर सकते हैं। उसका इकोसिस्टम जो है, आप सर्विस सेंटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आधार में आपके एयूए केयूए से हैं, जिसके थ्रू आप वेरीफाई या ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि जहां पे आपको लगता है कि आम आदमी डिजिटली लिटरेट नहीं है या कहीं पे माँ बाप जो है बच्चों के डिजिटली लिटरेट नहीं है, तो आप उनसे कंसेंट ले सकते हैं, फॉर्म पे साइन करा सकते हैं, या आपके पास बायोमेट्रिक के सिस्टम आते हैं जहां पे आदमी जाके सेल्फ सर्विस सेंटर में उनको गाइड कर सकता है। और सेम हमने आधार के केस में किया था। अगर आप देखेंगे कि बाहर के देशों में भी उन्होंने जब स्टार्ट किया था तो इन्हीं तरीकों से स्टार्ट किया था। वहां पे उन्होंने लोगों के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू केवाईसी करवाई थी, जिसमें 0 अमाउंट की ट्रांजैक्शंस की गई थी और लोगों को ऑथेंटिकेट किया गया था। लोगों ने क्या किया था, एक ओटीपी पिन दिया था, अपना बायोमेट्रिक किया था, उस तरह से किया है। आज की तारीख में जब पासपोर्ट या वीजा भी इशू किए जा रहे हैं लोगों को, ऑनलाइन वीजा भी इशू किए जा रहे हैं बहुत सारी कंट्री को, जहां पे वीजा ऑन अराइवल है, वहां पे फोन के थ्रू, एक ऐप के थ्रू केवाईसी होता है जहां पे लोगों का बायोमेट्रिक बट कनिष्क, सॉरी टू इंटरप्ट, एक इसमें जो आर्गुमेंट आता है वो ये आता है कि आप इतने बड़े देश में जहां पर इतनी कल्चरल डाइवर्सिटीज हैं, इतने बड़े देश में अब होता क्या है, जब पॉपुलेशन बड़ी होती है तो फिर बच्चे जो, यानी कि बच्चे का मेरा मतलब है कि जो अंडर एज यूजर्स हैं, हम जिनकी बात कर रहे हैं, वो फिर रेस रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स की तरफ चले जाते हैं, हिडन ऑनलाइन स्पेसेस की तरफ चले जाते हैं। अब ऐसे में तो पेरेंटल ओवरसाइट और डिफिकल्ट हो जाएगी। मतलब देखिए, हमारे देश में 250 से ज्यादा चाइनीज एप्स, गेमिंग एप्स बैन की गई हैं। तो जो बैन है वो बाद में आएंगे। शुरू में तो हमें लोगों को इंश्योर करना है कि वो कंप्लाई कर सके। कभी भी नई टेक्नोलॉजी आती है, एक तबका हमेशा ऐसा होता है जो उसको फॉलो नहीं करना चाहता है, जो बदमाशी करना चाहता है, जो कहता है कि मैं रूल को फॉलो नहीं करूंगा। पर उनके लिए भी लॉ लाया जाता है। डेटा प्रोटेक्शन लॉ अभी सिर्फ मॉनेटरी पेनल्टीज कर रहा है ताकि लोगों का डेटा सेफगार्ड किया जा सके, पर कल को इसमें ले जाके संशोधन भी किया जाएगा जहां पे बताया जाएगा कि अगर आप बदमाशी कर रहे हैं या मक्कारी कर रहे हैं तो ये प्रावधान है जिसकी वजह से आपको जेल भी हो सकती है। अगर आप आधार का एक्ट देखेंगे तो वहां पे भी प्रावधान किए गए थे, यूआईडीआई एक्ट, जहां पे लोग बिना आधार के अप्रूवल के केवाईसी कर रहे थे तो उठा के लोगों को जेल में भी बंद किया गया। ऑलराइट सर, तो आप ये ऑलराइट मत समझिए। ऑलराइट सर, आज की तारीख में यानी कि आप कह रहे हैं कि जैसे जैसे ये पूरा आइडिया आगे बढ़ेगा उन चैलेंजेस को दुरुस्त करने के मौके भी हमारे पास होंगे। लेकिन एक पे डिजिटल डिवाइड को लेकर जो सवाल है, मैं आऊंगा उस पर, लेकिन विराग जी के पास फटाफट से इसका आर्गुमेंट भी ले लेते हैं। विराग जी, आपको लग रहा है कि एवरीथिंग विल बी दैट स्मूथ जैसा बता रहे हैं कनिष्क बता रहे हैं कि ठोस प्लानिंग की गई है और जैसे जैसे हमको चैलेंजेस उभर कर सामने आएंगे हम उन पर काम करेंगे? देखिए, कनिष्क जी ने 3 बातें बोली हैं और तीनों बातों में से एक बात उन्होंने जो बोली है कि समय के साथ चुनौतियों का समाधान होता है, मैं उस पर सहमत हूँ। दूसरा, उन्होंने फाइनेंशियल पेनल्टी की बात बोली है। दुर्भाग्य से भारत में भी डेटा सुरक्षा कानून संसद ने पारित कर दिया है लेकिन लागू नहीं हुआ है, इसलिए 250 करोड़ रुपए की पेनल्टी अभी नहीं लग सकती है और नियमों में भी उसका उल्लेख नहीं है। तीसरी बात, उन्होंने आधार या दूसरे डॉक्यूमेंट्स की बात बोली है। मैं उनसे सहमत नहीं हूं, क्योंकि अगर डिजिटल कंपनियों को, टेक कंपनियों को, विदेशी टेक कंपनियों को वेरिफिकेशन के नाम पर अगर कागज इकट्ठा करने की, डॉक्यूमेंट्स लेने की अगर अनुमति दे दी जाएगी तो ये आपदा में अवसर है। ये उनके लिए एक डॉक्यूमेंटेशन का एक हमारा एक बड़ा डेटाबेस वो ले जाएंगे जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। अब हम पूरी समस्या को 5 हिस्से में बांटें। पहला, क्या खाता खोल सकते हैं? हमारा जवाब है कि कानून के हिसाब से खोल ही नहीं सकते हैं, ना ही अमेरिका के कानून के हिसाब से, ना ही भारत के कानून के हिसाब से।
दूसरा है क्या डेटा को शेयर कर सकते हैं। अभी दिल्ली के चुनाव के पहले निजी जब पॉलिटिकल पार्टी जब डेटा इकट्ठा कर रही थी उसके खिलाफ कंप्लेंट हो गई। तो ये कंपनियां बच्चों का सेंसिटिव पर्सनल डेटा कैसे ले सकती हैं, ये दूसरी बात है। तीसरी बात, एडल्ट कंटेंट भारत के कानून के हिसाब से बच्चे नहीं देख सकते हैं। चौथी बात यह है कि वो नियम बनाएं, उस नियमों के बाद सोशल मीडिया में कोई भी बच्चा है तो वो तो माँ बाप कंप्लेन कर सकते हैं ना। कंपनियों की जिम्मेदारी है कि वो ये इंश्योर करें कि बच्चे इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। आज की तारीख में भारत के 15 करोड़ बच्चे इन कंपनियों के लिए खरबों रुपए का बाजार दे रहे हैं। हर अकाउंट पे पैसे मिल रहे हैं, हर गतिविधियों पे पैसे मिल रहे हैं। उसकी वजह से साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, ऑनलाइन गेमिंग वालों का वारा न्यारा हो रहा है। तो पहले कानून तो बने। सवाल इस बात का है कि जब संसद ने कानून बना दिया 2023 में, तो अब नए तरीके से नियमों पर बहस क्यों हो रही है? संसद के कानूनों को लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? जिस तरीके से 3 क्रिमिनल कानूनों को तुरंत लागू कर दिया गया, आप तुरंत बहुत कानून बन जाते हैं। तो उस कानून को लागू करने के नाम पे नए तरीके से नियमों पर मुझे लग रहा है कि जो चर्चा हो रही है, यानी कि जो आधार हैं, इस पूरे आईडीए के जो आधार हैं, उन्हीं को हमने अभी पारित होने के बावजूद, लॉ के पास होने के बावजूद उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया, उनको लागू नहीं किया है, तो हम बिना किसी आधार के फिर इस आइडिया पे आगे कैसे बढ़ रहे हैं? एक बड़ा सवाल डालमिया साहब वो है, एक आर्गुमेंट ये भी आ रहा है कि साहब आपने इस पूरे इकोसिस्टम में कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो पेरेंट कॉन्सेंट हम बोल रहे हैं, पेरेंटल कॉन्सेंट हम बोल रहे हैं, उसमें ऐसा तो नहीं है कि पेरेंट्स पर आपने सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी कि बच्चा अगर ऑनलाइन गेमिंग में था तो कॉन्सेंट तो आपने दिया था, अब आप हमें क्यों पूछ रहे हैं? बच्चा अगर साइबर बुलिंग का शिकार हो गया तो कॉन्सेंट तो आपने दिया था साहब, आप सरकार पर सवाल कैसे उठा सकते हैं? या फिर साइबर या फिर वो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म या फिर सोशल मीडिया कंपनी पर आप सवाल कैसे उठा सकते हैं? तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने पेरेंट्स को बलि का बकरा बना दिया हो इसमें? डालमिया साहब से संपर्क हमारा कट गया है। कनिष्क के पास चलते हैं। कनिष्क जी, आपका इस पर क्या कहना होगा? देखिए, जो वेरीफाइबल कंसेंट की यहाँ पे बात की जा रही है वो पेरेंट से की जा रही है, ना कि किसी और को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। आज की तारीख में कहीं पे भी रॉन्ग डूइंग होती है तो पेरेंट्स को बुलाया जाता है, तो किसी ना किसी को तो आपको लायबल अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा फॉर जो भी आपके बच्चे हैं 18 आयु से कम के हैं। और इसको करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में बच्चे बहुत सारे सिम भी इशू करा लेते हैं अपने माँ बाप के नाम पे। अब अगर माँ बाप के नाम पे बच्चे सिम इशू करा के वीडियो गेम देखते हैं या फोन देखते हैं, उसको भी रोकने का तरीका तो सिर्फ माँ बाप को बीच में लाके है। पर जो दूसरी बात इसमें है, इसमें हमें सबसे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप डिजी लॉकर को देखिए, उसमें सारे आपके डॉक्यूमेंट डिजिटली स्टोर होते हैं। अगर आप डिजी यात्रा ऐप इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी आपका केवाईसी उसी के थ्रू होता है ना। आपने देखा कि आधार के सर्विस सेंटर पे आप जाते हैं तो क्या आप अपनी फिजिकली सबको आधार कार्ड बांट रहे होते हैं? नहीं, आपका केवाईसी कराया जाता है। और ये जरूरी नहीं है कि आप आधार इस्तेमाल करें, आपके पास आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, आपके पास आपका इलेक्शन आईडी कार्ड है, कोई भी ऐसा मान्य आईडी कार्ड जिसको भारत सरकार मानती है, उसको ई वेरीफाई कर सकता है बिना डेटा शेयर किए। आप टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं वेरीफाई करने के लिए, और आपके एग्जिस्टिंग सर्विस सेंटर जहां पे डेटा ऑलरेडी स्टोर्ड है, जहां पे एनआईसी के डेटा सेंटर है या आपके यूआईडीए के डेटा सेंटर है जहां पे डेटा स्टोर्ड है, सिर्फ ई केवाईसी के थ्रू आप ये कर सकते हैं। आपको सिर्फ उसको हैंडशेक करने की जरूरत होती है। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है, जो आपने इतने लोगों को जनधन से जोड़ दिया, इतने लोगों को आपने बैंक अकाउंट करवा दिया, इतने लोग यूपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप इतने हक्का बक्का क्यों हैं एक डेटा प्रोटेक्शन के लॉ को लाके। और रही बात 2023 से इसको अब चेंज करने की, उस समय टेक्नोलॉजी अलग थी। आज की तारीख में हमारे ऊपर सबसे बड़ा थ्रेट है एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। समय के साथ टेक्नोलॉजी बदल गई है, इसलिए हमें बदलना होगा, हमें संशोधन लाने होंगे। दूसरे दोष एआई के ऊपर लॉज ला रहे हैं और अभी हम डेटा प्रोटेक्शन पे बैठे हुए हैं, तो हमें इसको एडवांटेज लेना चाहिए कि हमारे देश में एक डेटा प्रोटेक्शन का लॉ हो रहा है, और कल को मेरा आपका कहीं डेटा लीक होता है तो कोई तो अकाउंटेबल है, तो कहीं से हमें शुरुआत करनी होगी। इसको क्रिटिसिज्म से लेके उसको ब्लॉक करना मुझे लगता है वो सही नहीं है। अभी हमें अपनी सोच जो है सकारात्मक रखनी होगी कि हम आगे बढ़ सके। ऑलराइट, यानी कि आप होपफुल हैं कि इस तरह के इंटरवेंशन कहीं से तो शुरुआत उनकी होनी चाहिए। डालमिया साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी, एक्चुअली क्या है कि जो काम ऑनलाइन होना है उसके लिए ऑफलाइन बात करना जो है उचित नहीं होगा, कि कहीं जा करके इट विल बी ऑनरस, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट
एंड हम लोग जो है एक तरह से लोगों को डिस्करेज करेंगे झूठ के लिए आगे बढ़ने के लिए। बच्चे जो है वो आगे बढ़ करके झूठ बोलेंगे, और पेरेंट्स जो है चूंकि उनके लिए हम प्रोसीजर को ओनरस बना देंगे कि उनको किसी सेंटर पे जाना है या कहीं पे जाना है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। सेकेंडली, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज क्या है कि सारी जो स्कीम ऑफ थिंग्स बनाई गई है एक्ट के अंदर और जो रूल्स हैं उनके अंदर जो स्कीम ऑफ थिंग्स है वो है डिजिटल चीजों को प्रमोट करने के लिए, डिजिटल डाटा को प्रमोट करने के लिए और सारी चीजों के लिए। तो ऐसा नहीं है कि हम जो है आगे जाकर के आगे बढ़कर के जो है ये कह सकते हैं कि कहीं और जाकर के कहीं बाहर जाकर के वो लोग अपने डेटा को वेरीफाई कर सकते हैं। थर्डली, आज डिजी लॉकर वगैरह की जो चीजें हम बात कर रहे हैं, जिन यूटिलिटीज की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन ये है कि वो कितनी सक्सेसफुल है, कितनी एक्सेसिबल है और कितने लोग जो है आज एनरोल्ड है। तो ऑलराइट सर, सारी ठीक है सर, यानी कि जो ऑलरेडी इन प्लेस जो प्रैक्टिसेस हैं उन्हीं का आप कह रहे हैं कि उन्हीं को भी हम ढंग से भी इंप्लीमेंट नहीं कर पाए हैं, तो इस पे इसलिए चैलेंजेस नजर आते हैं। अब मैं फाइनल राउंड में बहुत ही क्विकली आप तीनों के पास क्योंकि पब्लिक डोमेन में सरकार ने इसे दिया फीडबैक्स के लिए, तो आप लोगों के क्विक फीडबैक्स इस पे क्या होंगे इन ड्राफ्ट पे, स्टार्टिंग विद विराग जी। विराग जी, कुछ कंस्ट्रक्टिव सुझाव अगर देना चाहें। देखिए दीपक जी, बुरी बात यह है कि डेटा सुरक्षा कानून डेटा की सुरक्षा से जुड़ा है, उसके नियम उसके बारे में होने चाहिए। मुझे लग रहा है कि सरकार पूरे मामले को डाइवर्ट कर रही है। जब सीमा में दुश्मन देश अगर हमला करना चाहता है तो कवर फायरिंग करके और घुसपैठ कहीं और से होती है। तो मुझे लग रहा है कि ये एक विषय चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए। चर्चा का विषय ये होना चाहिए कि मेटा कंपनी फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम मिलकर के कैसे भारत के करोड़ों लोगों के डेटा को बेच रहे हैं, कैसे डेटा की नीलामी कर रहे हैं। और जब कनिष्क जी बोलते हैं कि हम संशोधन ला रहे हैं, तो सॉरी टू से हमारे यहाँ डेटा सुरक्षा कानून नहीं है। इस सत्य को हमको स्वीकार करना चाहिए। और उसके लिए 12 साल 13 साल के बावजूद भी हमारे भारत में डेटा, हम देश विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल अर्थव्यवस्था है, पूरी दुनिया एआई पे जा रही है और भारत में कोई डेटा सुरक्षा कानून नहीं है। इसलिए उस पर बहस होनी चाहिए। ये बच्चों के बारे में विषयांतर करने से मुख्य विषय मुझे लग रहा है कंप्रोमाइज हो रहा है। कनिष्क जी। जी देखिए, मुझे लगता है हम काफी समय से वेट कर रहे हैं, और जब लॉ आगे आ रहा है तो हमें पहल लेनी चाहिए। उसमें जो लॉ है अभी कंसल्टेशन के लिए ओपन है 18 फरवरी तक। उसमें जो संशोधन किए जा रहे हैं उसमें इनपुट्स एक आम आदमी भी दे सकता है जाके ऑनलाइन। उसको दुरुस्त करने में जो डेफिनेशंस हैं उन पे हमें ज्यादा क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि काफी सारी ऐसी डेफिनेशंस हैं जिसमें क्लैरिटी नहीं है। सिग्निफिकेंट डेटा फिडुशियरी कौन होगा, काफी सारे टर्म्स हैं जो इंटरचेंजेबली यूज किए गए हैं लॉ में। उसके अलावा जो पेनल्टी 250 करोड़ तक की गई है उसमें स्लैब नहीं दिए गए हैं कि मिनिमम पेनल्टी कितनी होगी और किस टाइप का डेटा लॉस होगा और किस किस को आप कह रहे हैं। और अगर कोई कंपनी डेटा कलेक्ट कर रही है बाकी लोगों से और बल्कि अपने एम्प्लॉयज को, उसको आप कैसे करोगे? क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं बहुत है, जो अपने लोगों से बहुत सारे अपने लोगों का भी डेटा करो, 1.5 लाख 2.5 लाख लोगों को एम्प्लॉय करती हैं। आप प्लीज कंटिन्यू कनिष्क, बट आपने क्योंकि क्लैरिटी की बात करी, एक जो एग्जेम्पशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन्होंने दिया है वो भी अभी तक ढंग से समझ में नहीं आया कि आप कैसे क्लैरिटी कैसे देंगे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को आप अलग रखेंगे, पेरेंट्स को अलग रखेंगे। तो ये थोड़ा सा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उनमें क्लैरिटी अभी चाहिए होगी। बिल्कुल। और आप जो बच्चों से वेरीफाई करेंगे कि उनकी एज अप्रोप्रिएट है, कोई बच्चा गलत कह देता है, आप उसको वेरीफाई कैसे करेंगे? उनको समझ कैसे करेंगे? आप जो बच्चे झूठ बोलेंगे, ऐसी एप्स एक्सेस करेंगे जो उनको नहीं करनी चाहिए, तो उसको आप ब्लॉक कैसे करेंगे? और एप्स जो कंप्लाई नहीं कर रही हैं उनको आप कैसे पेनलाइज करेंगे? उसकी क्या कैटेगरी होगी? उन सबको डिटेल में बताने की जरूरत है। और आगे जाके हमें क्रिमिनल लायबिलिटी इसमें लानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फॉलो नहीं करेंगे। तो किस टाइम पे आप क्रिमिनल लायबिलिटी इसमें लाना चाहेंगे? और जो हम डेटा शेयरिंग की बात कर रहे हैं, ऐसी कंपनियां जो भारत में डेटा सेंटर नहीं करती हैं, लोकलाइज नहीं करती हैं, क्योंकि अश्विनी वैष्णव ने डेटा लोकलाइजेशन की बात करी है यहाँ पर, और बहुत सारी ऐसी कंपनियां, फेसबुक है, जो डेटा स्टोर इंडिया में नहीं करके बाहर डेटा सेंटर है। तो कहाँ पे हम डेटा शेयर अलाउ करेंगे? वो एस्पेक्ट बहुत एब्सोल्युटली। मुझे लगता है कि ये वो पॉइंट है जिसमें हमारे सारे पैनलिस्ट एक पॉइंट पर आ गए हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लायबिलिटी कहां पर होगी। आपने भी कहा कि डेटा कहां स्टोर होगा, ये पुरानी बहस है, इस पर अभी जवाब नहीं है। डालमिया साहब के पास आऊं उससे पहले क्विकली विराग जी, आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं क्या? अब आप तीनों के तीनों एक ही पेज पर हैं सर, कंसर्न्स आप प्रोटेक्शन के ही जाहिर कर रहे हैं सबके सब।
डाउट नहीं है इस दीपक बात। जी 2017 में 9 जजों का फैसला आया, उसके बाद 2-2, 3-3 बार संसदीय समितियां बनी, सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज की कमेटी बनी, संसद में 2-2 बार उस पर चर्चा हुई, उसके बाद कानून 2023 में बना और हम कह रहे हैं कि वो कानून ठीक नहीं है, ढीला ढाला है, शिथिल है, वेग है, और हम फिर नए तरीके से नियमों पर चर्चा कर रहे हैं। ये हमारी पूरी संसदीय व्यवस्था को दर्शाता है, ये सरकार की विफलता को दर्शाता है, ये पावर को दर्शाता है कि भारत में डेटा सुरक्षा कानून के बारे में सरकार गंभीर नहीं है। एब्सोल्युटली सर, ठीक है, आपका पॉइंट मैंने ले लिया। अब डालमिया साहब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैं टोटली डिसएग्री करता हूँ सर। देयर आर टू थिंग्स। पहली चीज होगी कानून जो कि 2023 में पास हुआ था, और दूसरी चीज होगी रूल्स। कानून के अंतर्गत रूल्स बनाए जाते हैं, उन रूल्स के लिए जो है गवर्नमेंट ने जो है ऑब्जेक्शंस को जो है कॉल किया है। ये एक स्टैट्यूटरी लेजिस्लेशन का प्रोसीजर है, तो ऐसा नहीं है कि ये रूल्स जो है बना करके गवर्नमेंट जो है एक्ट को अमेंड करने की कोशिश। विराग जी का सवाल है कि आपने कानून पास कर दिया, रूल पास कर दिया, उनको नोटिफाई क्यों नहीं किया फिर? सर रूल्स अभी आए नहीं थे, रूल्स अब जो है ये लेकर के आए हैं, और अब जो है ये कंसल्टेशन के बाद पब्लिक के साथ ये रूल्स जो है नोटिफाई किए जाए। ये खैर ये डिफरेंट है, और ये रूल्स को जो है एलोबरेट बनाने की जरूरत है। नहीं, वो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट की बात हो रही है। बहरहाल मेरे पास वक्त की कमी है, मुझे लगता है थोड़े से हम विषयांतर हो गए इसमें, हम दूसरी जगहों पे चले गए, बट वो सारी चीज़ें जब हम पूरे के पूरे एक बड़े पर्सपेक्टिव में बात करते हैं तो सारे डॉट्स को कभी कभी जोड़ना उचित होता है। बट बहरहाल आज हमारी जो चर्चा थी वो थी कि बच्चों को हम कैसे सोशल मीडिया से उनकी मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट कर पाएँ, इसके लिए क्या कुछ उपाय किए जाने चाहिए। देखते हैं कि इस पर अब आगे सरकार को किस तरह के फीडबैक्स मिलते हैं और फिर ठोस रूल्स मुकम्मल तौर पर क्या बनकर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का वक्त निकालने के लिए।